नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज था आपका मैथमेटिक्स का पहला एग्जाम ही मैथमेटिक्स का। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा हमने यही सीखा था जब हम छोटे थे, तब से लेके अब तक हमारे गुरुओं ने सिखाया कि हमेशा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो ज़्यादातर डिफ़िकल्टीज आती है मैथ साइंस में। मैथ्स पहले हो गया और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा किया होगा। मुस्कुरा दीजिए। अब ऐसा करते हैं कि मेरे पास सेट 2 भी आ गया है। पहले सेट 3 का सॉल्यूशन डाला था, अब 2 आ गया है, तो 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तब तक उम्मीद करते हैं कि 1 भी आ जाएगा। राइट, तो ये है हमारा कोड 30/5/2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देवांश प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। उसने सिमिलरिटी क्राइटेरिया का जिसका यूज किया वो है SAS, और उसने ये एंगल और ये एंगल C और R एंगल को इक्वल पाया। इसका मतलब ये हुआ कि SAS क्राइटेरिया यूज करने के लिए BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई QR और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई PR। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम अगर AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR लिखेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं। देखिए, ये समवॉट सिमिलर है। अगर BC को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन QR। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये एंगल 55 है, लेकिन दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है ये 90 है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल OQS ये कितना हुआ? 90 माइनस 55, दैट गिव्स 35। ठीक है, अगर ये 35 है तो फिर ये कितना है? देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। तो फिर ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी हो गया 35। ठीक है दोस्तों, अगर ये 35 और ये 35 दोनों मिला के 70, तो फिर ये कितना हुआ? 110। और यानी कि एंगल QOS इज 110। अगर एंगल QOS 110 है, एंगल QOS आपको मिल गया 110, तो अब आप आ जाइए ये वाले पे। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है आप देख रहे हैं, इसकी ये साइड अगर एक्सटेंडेड है तो दिस बिकम्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 110 इक्वल होना चाहिए ये वाले एंगल के और ये वाले एंगल के। इसका मतलब ये तो 90 है ही, ये 110 है, ये 90 है, तो ये कितना बच गया? 110 में से 90 जब आप माइनस करोगे तो 20। क्या 20 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो दिस इज 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। AP में डिफरेंस ऑफ 14th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। राइट, तो 14th टर्म ये रही हमारी, 8th टर्म ये रही, और हमने लिख दिया उनका डिफरेंस इज 24। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो कट गया,
तो इसका मतलब 6D इज इक्वल टू 24, तो इसका मतलब D इज इक्वल टू 4, राइट। और इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रैशनल। ये सेम सेट 3 में भी सेम क्वेश्चन है, उसमें सॉल्व भी किया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर, PQ is parallel to YZ and XP ratio PY is 2:3. If PQ is 5 centimeter, then YZ equals to, देखिए रेशियो जो गिवन है दैट इज XP, ये वाला है, दिस रेशियो दिस। ठीक है। अब एक बात देखिए कि दिस इज पैरेलल टू दिस, इसका मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है और ये बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये तो है ही दोनों का एंगल। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये हुआ उसकी उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एक रेशियो में होंगी। ठीक है। वो प्रोपोर्शन में जब हम आपको रखेंगे, उनको रखेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि XP छोटे वाले साइड, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड, और XY बड़े वाले, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, इज इक्वल टू PQ छोटे वाले की साइड और ये बड़े वाले की साइड, दैट मीन्स 2/5 है ना, 2 + 3 टोटल ये 5 हो गया, इज इक्वल टू 5/YZ। तो YZ की वैल्यू आ गई 12.5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर एन acute एंगल थीटा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/8, देन 8 sec थीटा + 1 अपॉन 8 sec थीटा -1 इक्वल्स, ये थोड़ा सा अंतर करके दूसरे वाले सेट में यहाँ पे 1/9 गिवन था, तो इट इज ऑलमोस्ट द सेम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि जब आप 8 8 जा 64 + 1 65 हो जाएगा, और 8 8 जा 64 -1 जब लोगे तो 63 हो जाएगा। At random from a well shuffled deck of 52 playing cards, the probability that is either a 10 or a king is 4 10 हो गए और 4 किंग हो गए, राइट। ये है ना, a card is drawn, okay, the probability that it is either a 10 or a king, तो 8 का मतलब 8/52, दिस विल गिव अस 2/13, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये तो बिल्कुल जो का त्यों है, सेट 3 में भी सेम क्वेश्चन है, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 2/5 कहिए या 2:5 कहिए। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज, जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको तो पता ही है, sec² a - 1 की जगह आप रख देंगे 10² a, और इस तरह से उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10a, जब उसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट cosec a, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेट 3 और सेट 2 में दोनों में एक जैसा है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर, तो दिस इज द सम, दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपने बना दिया पॉलिनोमियल, ये बन गया पॉलिनोमियल। क्या इसके जैसा कोई है? नन ऑफ देम। तो के अगर हम -1 रख देते हैं, दिस विल गिव अस
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीना कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज दिस। ये भी सेम है और सेट 3 का एग्जैक्टली यही है। जब आप इसे रख देंगे ना, उसमें से देख भी लीजिए, जब आप इसे रख देते हैं, दिस इज x अपॉन 800, राइट। जब आप इसे इधर लाएंगे तो दिस विल गिव यू 64, तो A इज करेक्ट। अ कॉनिकल cavity of maximum volume is carved out from a wooden solid hemisphere of 10 radius. Curved surface area of the cavity carved out, पाई की वैल्यू गिवन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉनिकल कैविटी बनाई है, इसकी हाइट भी 10 हो गई, इसका भी रेडियस 10 हो गया। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि पहले L निकाल लेना, और L जो आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर रूट यानी कि 10√2। ठीक है, L आने के बाद जब आप इसे कैलकुलेट करोगे पाई आर एल, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से सेट 3 के जैसा ही है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज दिस। द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जब इनकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से सेट 3 के जैसा है। अ कैंपिंग टेंट इन हेमिस्फीयर शेप ऑफ रेडियस 1.4 मीटर हैज़ अ डोर ओपनिंग ऑफ एरिया। तो जब आप पहले ये हेमिस्फेरिकल शेप का जो टेंट है उसका जब आप एरिया निकालोगे ना, तो वो आ जाएगा 12.32। लेकिन जल्दबाजी में ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें से डोर निकाल दिया है, तो 0.50 डोर का तो एरिया खुद ही निकाल के दे दिया है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11.82 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब आप इसे अगर ध्यान से देखते हैं तो मोर देन वन तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, और यही पूछा है विच कैन नॉट बी, तो फिर ये साफ साफ दिख रहा है 10/0.2, राइट। ये तो 50 चली गई, तो दिस इज राइट। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल और रियल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये रहा आपका b, ठीक है, तो दिस विल गिव यू 36 b स्क्वायर, और माइनस 4ac की जब हम बात करें तो 4 इंटू में a का मतलब k, तो 4 इंटू k एंड इंटू में -4, राइट। दिस इज इक्वल टू, हाँ, तो 4 इंटू k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 36 प्लस 16k इज इक्वल टू 0। इसका मतलब
16k इज इक्वल टू -36। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे यहाँ रखोगे तो -36 अपॉन 16 यानी कि -9/4। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट कब होता है? वो इनकंसिस्टेंट तब होता है या तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं या फिर वो कॉन्करेंट हो जाएं। कहने का मतलब ये है कि या तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, जो कि इस केस में है, या फिर तीनों बराबर हो जाए। तो दोनों ही केसेस में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा। तो इस केस में भी ये इनकंसिस्टेंट है, तो ये सही है। अब रीजन को देखते हैं। व्हेन टू लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन दे ऑलवेज रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। क्या वो ओनली पैरेलल लाइंस ही रिप्रेजेंट करती है? नहीं, वो तो कॉन्करेंट भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। HCF ऑफ दिस यानी कि 36m² एंड 18m, इनका MCF 18m। बिल्कुल सही बात है। वेयर m इज लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है। वेयर m इज अ प्राइम नंबर, m का प्राइम नंबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। रीजन देखिए, HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। तो HCF ऑफ टू नंबर्स वो ये बात तो सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से सेक्शन ए तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहले हमारा उद्देश्य यही है कि 3 सेट के पहले सेक्शन ए भेजेंगे आपको, ताकि ये एक एक नंबर का आपको पता चल जाए। उसके बाद हम 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर सॉल्व कर देंगे आपको अदर सेक्शंस। टिल देन आप सेक्शन ए को अपना मिला लीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।